अब इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? ड्यू टू सम रीजंस, इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी द लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ और कंसिक्वेंसेस, है ना। बटरफ्लाइज, तितलियों की संख्या कम हो रही है तो उससे क्या कंसिक्वेंस होगा? बटरफ्लाइज का मेन फंक्शन क्या आप जानते हैं? बटरफ्लाइज का मेन फंक्शन अगर इकोलॉजिकली बात करें तो मान लीजिए कि एक प्लांट है, एक ट्री है, दूसरा ट्री है। अब इस पे फ्लावर आए हैं, राइट। मान लीजिए कि इस पे मेल फ्लावर आते हैं, दूसरे पे क्या होते हैं? फीमेल फ्लावर आते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रीज जिनके मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे हैं, या कुछ ऐसे ट्रीज जिनके की एक ही मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे आपकी फीमेल होती है, ऐसा कुछ है मान लीजिए। तो एक ही ट्री पे अलग अलग फ्लावर में मेल और फीमेल हैं, या फिर अलग अलग ट्री पे मेल और फीमेल हैं। तो ऐसे की फर्टिलाइजेशन कैसे होती होगी? पॉलन ग्रेन होता है जो मेल से निकलता है फ्लावर से, और फीमेल के रिसेप्टेकल पे जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसी से आगे सीड बनता है ना, फिर नया ट्री आता है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। बर्ड के पैर में भी लग के जा सकता है, बर्ड बाइट करेगा उससे भी जा सकता है, तो बर्ड से भी हो सकता है। विंड से भी पॉलन ग्रेन जाते हैं, उससे कभी कभी एलर्जी भी होती है इंसान को। एयर से भी जा सकता है किसी कंडीशन में, वाटर से, रेन से भी जा सकता है, बहुत फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन उसमें से एक फैक्टर जो है वो बटरफ्लाइज भी हैं, है ना। ऑब्वियसली एक जगह से जो है वो चूसते हैं, उसका आपको क्या कहते हैं, हनी चूसते हैं, जो भी चूसें तो मतलब खाते हैं, जो भी करें, बटरफ्लाइज बैठते हैं, तितलियाँ आकर्षित होकर। और इसीलिए तो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं। फ्लावर इतने सुंदर क्यों होते? ताकि बर्ड और बटरफ्लाइज अट्रैक्ट हों उन पे, है ना, और आएँ और उनके पैरों में लग जाएगा पॉलन और दूसरे ट्री पे पहुंच जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, राइट। दूसरा, अगर इकोसिस्टम की थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज है तो कोई भी जो एनिमल होता है, कोई भी इंसेक्ट होता है, कोई भी प्लांट होता है, उसको इकोसिस्टम का ऊपर का जो चीज़ होता है वो खाता है ना। तो बटरफ्लाइज को भी आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज को घर में नहीं देखे आपने कभी आसपास में, बटरफ्लाइज को स्पाइडर ने खा लिया, है ना, पकड़ के जाले में फंसा के बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे उसको जो है खा गया। और या फिर आपकी कभी कभी जो गिरगिट होती है, ये सारे लोग खाते हैं ना इंसेक्ट एक दूसरे को। तो मान लीजिए कि ड्रेस्टिक उसकी पॉपुलेशन घट जाएगी, किसकी? बटरफ्लाइज की। तो क्या होगा? पहला क्या है? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। होगा कि नहीं होगा? कुछ प्लांट जो पॉलिनेशन पे, बटरफ्लाइज पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, और ह्यूजली पॉपुलेशन घट गई तो एडवर्सली अफेक्ट होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बटरफ्लाइज फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोक सकता है? फंगल इन्फेक्शन को बटरफ्लाई कैसे रोकेगा कि वो चला गया तो सडनली जो है फंगल इन्फेक्शन होने लगेगा? कोई रिलेशन नहीं है, ज़बरदस्ती स्टेटमेंट डाला हुआ है। इट कुड लीड टू ए फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसीज ऑफ वैस्प, स्पाइडर एंड बर्ड। वैस्प, स्पाइडर एंड बर्ड उस पर डिपेंड कर रहे हैं, बटरफ्लाई पे। अब बटरफ्लाई मर गया है ही नहीं, तो उनकी पॉपुलेशन घट सकती है जो खास करके बटरफ्लाई पे डिपेंड करते थे, तो है ना। तो इट कुड लीड टू ए फॉल, ड्रास्टिक वगैरह तो कुछ बोला नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो 1 और 3 इस तरह से आंसर है। सिंपल एक्सप्लेनेशन है, नहीं भी पढ़ के जाए तो आप वहाँ पे इतना कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी कॉमन सेंस, काफ़ी हिस्ट्री में स्टेटमेंट, उस हिसाब से बहुत ईजी पेपर हो जाता है। 22, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस algal based biofuels, but what is or are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? तो देखिए, बायोफ्यूल के लिए अब क्या यूज़ करते हैं? बायोफ्यूल के लिए अब प्लांट वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ये देखा गया कि अगर हम लोग एल्गी का यूज़ करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्गी वाटर सरफेस पे होगा, तो कभी भी क्रॉप के साथ उसका एक जो क्लैश होता है कि हमें ज़मीन देनी पड़ेगी क्रॉप की, धान चावल की जगह एल्गी उगाना पड़ेगा, वो नहीं। पानी पे हो जाएगा, पॉन्ड पे हो जाएगा, और ओशन में भी हो जाएगा अराउंड एरिया में। और आजकल इसी कॉन्टेक्स्ट में सी वीड भी बहुत चल रहा है, सी वीड से भी बायोफ्यूल बनाने की बात हो रही है। तमिलनाडु ने इसके लिए प्रोजेक्ट भी शुरू किया, तो न्यूज़ में आया, मैंने आपको 2-3 लिंक भी भेजी है ग्रुप में इससे रिलेटेड, सी वीड, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, लेकिन उसी तरह से मिलता जुलता एल्गी, तो एल्गी का अगर हम यूज़ करेंगे बायोफ्यूल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेशन क्या हो सकती है? प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट। अच्छा, यहाँ तो सी वीड भी तालाब में लगाने की बात हो रही है, आप बात कर रहे हो कि एल्गी की। एल्गी के पॉन्ड में नहीं होता? अरे एल्गी तो घर में भी हो जाता है अगर आप पानी सही से सड़ा दो तो। ये तो बिल्कुल गलत है ना। सेटिंग अप एंड, देखिए, एल्गी मरीन एल्गी भी हो सकती है, फ्रेश वाटर एल्गी भी हो सकती है। सेटिंग अप
and engineering the algae based biofuels production requires high level of expertise और technology until the construction is completed। तो ये क्यों आया है? क्योंकि करंट अफेयर में इससे रिलेटेड बातचीत चल रही थी, बायोफ्यूल से रिलेटेड, भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी एल्गी की बात हो रही है। और ये अगले जनरेशन की बात है, अगर हम एल्गी का यूज़ करने लगे। फूड क्रॉप की यूज़ करना एकदम बेसिक है, उससे क्लैश भी आता है, फूड सिक्योरिटी की इशू भी आती है, सड़े गड़े चीज़ों का। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा और पूछा गया था इसी 4 साल में कि हम बायोफ्यूल के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो हमेशा न्यूज़ में, तो फोकस एरिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो बायोफ्यूल है ना, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात, सोलर एनर्जी हो, सोलर सेल हो, फोटोवोल्टाइक सेल हो, इसके अलावा आपका हाइड्रोजन सीएनजी हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी ना जो न्यूज़ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। 5G है, 4G है, LTE है, ये सारे आपकी न्यूज़ में रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, मशीन लर्निंग रहेगी, ये सब कुछ जो है हर बार इस पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे आ गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप पे आ सकता है। भाई ये समझ रहे ना आप, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो हमेशा आने के चांसेस होते हैं। क्रिप्टो करेंसी है ना, इसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर बार तो आ रहा है ये क्वेश्चन, हर साल आ रहे हैं ये क्वेश्चन, पता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल से क्या, तो ये कॉन्टिनेंट पे भी पॉसिबल है, मरीन में भी पॉसिबल है, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन इसकी शुरुआती जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बायोफ्यूल बेस्ड कोई भी अगर आप चीज़ निकालोगे बड़े लेवल पे, एक दो एल्गी से तो होगा नहीं, आपको हाई लेवल पे करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए ना भाई, टेक्नोलॉजी तो चाहिए, और टेक्नोलॉजी में कैपिटल लगेगा। आप खुद सोचो, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मन में ये सोचो कि क्या जैसे गोबर गैस तुरंत प्लांट बन जाता है, किसी के घर में आपने एल्गी से बायोफ्यूल का प्लांट देखा है? नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये बात सही है, ये लिमिटेशन है। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिएट्स द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। ऑब्वियस है, जब आप लार्ज स्केल फैसिलिटी लगाओगे तो इकोलॉजिकल सोशल कंसर्न कहीं ना कहीं तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो होगा ही। जब बहुत लार्ज स्केल फैसिलिटी हो गई, आपने पॉन्ड जो है पूरा घेर दिया एल्गी से, तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि पॉन्ड को एल्गी से घेरोगे तो नीचे जो ऑक्सीजन लेती हैं चीज़ें, क्या होगा कि एल्गी कल को मान लीजिए कि आपने बहुत लगा दी, तो एल्गी कल को क्या होगा, एक टाइम पे तो डेड होगी। एक टाइम पे डेड होगी तो कहाँ जाएगी? पॉन्ड के सतह पे जाएगी। सतह पे जाएगी तो उसका डिके होगा, बायोडिग्रेडेशन होगा, है ना। उस डीके के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोलॉजिकल चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और जो केमिकल चीज़ों के डिग्रेडेशन के लिए जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की, उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। 10th क्लास की नॉलेज है ये। तो इन सब चीज़ों से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि जहाँ पे आप तालाब में लगा रहे हो ऑक्सीजन कम हो जाए, वहाँ की मछलियाँ मर जाएँ, वहाँ के दूसरे एनिमल्स मर जाएँ, वहाँ सनलाइट नीचे ना पहुँचे, तो छोटे छोटे पौधे जो नीचे सतह पे होते थे वो भी ना हो सकें। तो ये सारी चीज़ें तो हो सकती है। सोशल कंसर्न भी हो सकता है, पानी ख़राब हो सकता है, एल्गल ब्लूम आ गया तो फिर क्या करोगे? हाँ, एल्गल ब्लूम कैसे आता है? जनरली आपके फर्टिलाइजर वगैरह जो निकलते हैं तो नाइट्रोजन बहुत मिल जाता है, तालाब में बह के चला जाता है एग्रीकल्चर फील्ड से, और नाइट्रोजन चूंकि न्यूट्रिशन की तरह काम करता है तो एल्गी का ब्लूम हो जाता है, तालाब जो सड़ने लगता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अभी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पढ़ के जाना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन देखिए 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं। क्या क्या दिया है? टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मैल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये इसका था। अब ये फैक्ट है, गवर्नमेंट स्कीम की PDF वगैरह से पढ़ना पड़ेगा। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन, ये भी बात सही थी। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, ये इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हम लोगों को मिलेट खिलाएं और मोटा अनाज खिलाएं, अनपॉलिश्ड राइस खिलाएं, ये कोई इसका मीनिंग नहीं है। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ये भी नहीं है, पोल्ट्री एग्स का भी नहीं है। वेजिटेरियन के भी तो होगा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। मेन फोकस यहाँ पे लैक्टेटिंग वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, यंग गर्ल्स हैं जो है ना, खास करके बच्चे, एडोलेसेंट गर्ल्स है, और वीमेन जिनको एनीमिया हो रहा है ना। ये पढ़ के जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of the industrial workers and to allow workers to form trade unions. Okay. N.M. Lokhande was a pioneer organizing the labor movement in British India. अब ये देखिए पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का आया था कि एक एक्ट से आया था, है ना,
ट्रेड यूनियन के ट्रेड वाला कुछ एक्ट से, और ये भी एक्ट से आ गया। दैट मीन्स कि ब्रिटिश हिस्ट्री के टाइम पे इसका 2 ओनली है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी। अभी सीधे सीधे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कौन क्या नहीं था, स्पेक्ट्रम से पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिश के टाइम पे आपकी पिछले वाले जब आपने देखा था क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके आ रहे थे, एजुकेशन का जैसे डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश टाइम पे, तो उस पर क्वेश्चन फोकस में था। अभी देखिए लेबर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लेबर का जो लॉज वगैरह का है, कैसे कैसे एक्ट बने थे, फैक्ट्रीज एक्ट में क्या था, पहले कब आया था, ये सारी चीज़ें फोकस में रही थी। तो ये सब आपके फोकस एरिया हो जाते हैं। एक्चुअली एक चैप्टर स्पेक्ट्रम में अलग से करके एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर, सबके लिए, तो उसको पढ़ लीजिएगा, उनको पढ़ने की भी ज़रूरत होती है। उसी तरह ट्राइबल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब जो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एमिशन बहुत बढ़ गया, इंसानों के द्वारा जो एमिशन बहुत बढ़ गया नेचुरल की जगह, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम सिक्वेस्ट्रेशन कैसे करें, मतलब पकड़ कैसे लें, समझिए कि स्टोर कैसे कर लें। अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल स्कीम, कोयले की खदान है, कोयले की खदान पूरी खाली हो गई। अब ये लॉजिक लगानी है, नहीं भी जानते तो मान लीजिए कोयले की बहुत खदान खाली हो गई, कोल स्कीम पूरा खाली हो गया, अनइकोनॉमिक है, छोड़ दिया गया, लेकिन ज़मीन तो अंदर आपने खुदाई की तो है, तो उस पर आप कार्बन स्टोर कर सकते हो टेक्नोलॉजी लगा के, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींच के। डिप्लीटेड ऑयल, गैस एंड रिजर्व, उसी तरह की चीज़ है ना, जैसे 1 होगा तो 2 भी होगा, दोनों जगह हॉलो जगह की बात हो रही है। एंड सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, अब ये तीनों यूज हो सकता है। सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन है, उसमें भी आप स्टोर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो है मतलब एक खोद के गड्ढा बनाने की बात हो रही है, या नेचुरली कहीं गड्ढा है तो उसकी बात हो रही है। जैसे सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, ये भी एक तरह का गड्ढा बनाता है। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ गड्ढा है आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल लॉजिक था वहाँ पे। 26, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 किस लिए था, बटलर कमेटी आया था, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम से, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और इंडियन स्टेट्स थे उनके बीच में जो है सही से काम चलता रहे, उसके लिए बटरिंग होती रहे, उसके लिए बटलर कमेटी। स्पेक्ट्रम में अच्छे से एकदम क्लियरली दिया हुआ बटलर कमेटी, दैट मीन्स कि गवर्नर जनरल के ऊपर जो गवर्नमेंट थी और नीचे जो स्टेट थे, तो फेडरेशन वगैरह के जो इशूज़ थे उसको सॉल्व करने के लिए बटलर कमेटी आई थी, ठीक। 27, द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विथ रेफरेंस टू, ये पहले आपको पढ़ाया है ना किसी पिछले वाले सॉल्यूशन में ही, कि जब सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात आई, फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह के बारे में, तो इंडिया ने क्या बोला था, इंडिया ने ये बोला था कि जो यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, चूँकि हमने सोलर का टारगेट बहुत ज़्यादा रख दिया है 100 गीगावाट का मेरे हिसाब से, तो उतनी एनर्जी जब चाहिए तो हम इसके लिए इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, सोलर से सेल, फोटोवोल्टेइक सेल बनाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये रूल रख दिया है कि इंडिजिनस प्रोडक्शन कंपोनेंट हो, है ना, मेक इन इंडिया को डेवलप करें। तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम जो प्रोक्योरमेंट करेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट होगी सोलर सेल वगैरह की, तो उसमें इंडिजिनस होना चाहिए, डोमेस्टिक कंटेंट का कुछ रिक्वायरमेंट डाल दिया। अब जब ये डालेगी गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली WTO में केस चला जाएगा, और ऐसे सोलर सेल बनाने में अमेरिका भी बहुत आगे है। तो अमेरिका ने इसके कारण इंडिया के खिलाफ क्लेम कर दिया था WTO में, इंडिया हार गई थी, और अपील जब हुआ था तो उसमें भी इंडिया हार गई थी कि इंडिया ऐसा जो है WTO के खिलाफ काम नहीं कर सकती, कंजर्वेटिव मेजर डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन। जो फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह होते हैं ना, उनके कंपोनेंट में इंडिजिनस प्रोडक्ट यूज़ करने की बात हो रही थी, ये भी बहुत न्यूज़ में था, WTO में केस चल रहा था। 28, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ओके, अब ये एक काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पहला आप देख रहे हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट कौन ऑर्गेनाइज करता है, यूनाइटेड नेशन नहीं कराता, इसको USA करवाता है। तो ऑब्वियसली एक डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि US के एक चीज़ की बात हो गई न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट की, इसमें हालांकि कई कंट्रीज जाती हैं। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नहीं, ये भी उसका नहीं है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का नहीं है, एजेंसी का नहीं है। ये इसमें ना क्या है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल ना कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, इसमें न्यूक्लियर कंट्रीज़ भी हैं, कुछ नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ भी हैं, उनका है एक प्लेटफॉर्म। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जो बोथ 1 और 2 सही करके आ जाते हैं या कुछ गलत करके आ जाते हैं, जो भी था, बट इसका आंसर नाइदर 1 एंड नॉट 2 था। ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, कोई ट्रिक पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। 29, नेशनल पेंशन स्कीम
हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम, ये लॉजिक से आराम से सॉल्व हो जाएगा। रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली, अच्छा ऐसी बात क्या, देखेंगे आगे। पहला ये कहता है कि नेशनल पेंशन स्कीम कौन ज्वाइन कर सकता है, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि एनआरआई नहीं, ठीक। देखेंगे, पर्सन्स ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली। नाउ दिस इज प्रॉब्लमैटिक। रिटायरमेंट की एज 58 या 60 होती है और आप कह रहे हो कि यहाँ पे 55 की एज तक ही ज्वाइन कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है आपके 18 से लेके 16 की एज के लिए है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरी बात, जॉब करने के लिए 21 की एज की तो बात नहीं होती, 18 से शुरुआत होती है, 58 के अराउंड रिटायरमेंट होती है या 60 में रिटायरमेंट होती है। तो इसकी एज जो है 18 से लेके 60 तक थी, ठीक है, जिस दिन को ये स्कीम आया था। देन ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यस, इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात करेंगे तो 2004 के बाद कोई ज्वाइन कर सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पब्लिक सेक्टर में मान लीजिए किसी ने 2004 के बाद ज्वाइन किया, तो उसको ये जो है स्कीम मिल जाएगी अगर चाहे तो। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, इनको जो इंसान 2004 के बाद ज्वाइन करेगा उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस बॉडी में काम करने वाले लोगों की बात करें तो उनके लिए कब से एप्लीकेबल होगा, जो लोग इसको अपने स्टेट जो स्टेट नोटिफाई करेगा ना इस स्कीम को जब अपने स्टेट में, तो उसके बाद से जो लोग जो है कवर हो जाएंगे इसमें, वो लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये बात सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2004 होता और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जब भी वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा इस चीज़ को तब चालू होगा। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज। तो ये सब कुछ ठीक है, 2004 1 अप्रैल सही है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज नहीं। तो ऑब्वियसली नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल पढ़नी थी, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एनआरआई भी इंक्लूडेड है, वो लोग ऑनलाइन जो है इसका पार्ट बन सकते थे, ठीक है। तो ये वाला आप एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी तो एलिमिनेशन डिफिकल्ट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेकिन चूंकि नेशनल पेंशन स्कीम भी एक बहुत हाईलाइटेड स्कीम है, आई वोंट कॉल इट फ्लैगशिप बट स्टिल इट वेरी मच इन न्यूज़। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा। कई सारी ऐसी स्कीम है जितने भी जीवन बीमा वगैरह से रिलेटेड है ना, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो स्कीम आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, इनके सारे के आपको जो ना प्रोविज़न पता होने चाहिए और साथ साथ क्या क्या चेंज हुआ पता होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में है जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जैसे आपका पीएम किसान है, ये गवर्नमेंट स्कीम जो बहुत न्यूज़ में रहती है, आपको तो पढ़ के जानी पड़ेंगी, है ना, कुछ तो आपको पढ़ के जानी पड़ेंगे। ये मेरे मैपिंग वाले से आप सॉल्व कर सकते थे। विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये मैंने भी अगेन देखिए ये क्वेश्चन देखा नहीं था, लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया उससे पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आती। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। व्हाट द हेल। तीस्ता तो पूरी की पूरी सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तो आपके वहाँ से आती है ना, तिब्बत से या चाइना से। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो 30 तक आपको पढ़ा भी दिया ना, लाचेन लाचुंग और कहाँ कहाँ से निकलता, पूरा लेक बता दिया है, जेमू ग्लेशियर दिखा दिया है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। रिवर रंगीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ये पढ़ा है आपको कि रिवर रंगीत सिक्किम से निकलती है और बाद में तीस्ता में जाके बंगाल में थोड़ा नीचे मिल जाती है, ये तो सही है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, नहीं, उसके पहले तो रिवर तीस्ता गंगा में जाके मिल जाती है ना, टू ओनली सही। तो ये सारा तो आपको पढ़ाया हुआ है, देखा नहीं था मैंने ये क्वेश्चन, लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 31 को करें उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये वायरस जो है आप देख सकते हैं कि अभी जो आप वायरस देख रहे हैं कोविड वाला, उसके जैसा नहीं है। ये कौन सा वायरस है, ये जीका का वायरस है, जीका वायरस, ठीक। जीका वायरस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था 2016 में, हालांकि ये पहले की डिजीज़ है, 2016 की नहीं है ये जीका डिजीज, जीका वायरस। लेकिन ये न्यूज़ में आया था 2016 में। क्यों आया था, क्योंकि अभी जो आप ओलंपिक देख रहे हैं
वो एक साल पोस्टपोन हुआ है, तो 2020 वाला ओलंपिक्स अभी हो रहा है ना, कोविड के कारण ऑब्वियसली पोस्टपोन हुआ है। देखिए ओलंपिक पे गहरा साया छाया था पिछले टाइम भी। अभी 2020 का ओलंपिक तो पोस्टपोन कर दिया क्योंकि कोविड का वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है ना, तो 2021 में 2020 वाला कराया जा रहा है टोक्यो में। इसके पहले 16 में भी एक प्रॉब्लम आ गई थी। 16 में प्रॉब्लम आ गई थी क्या, वो 2017 के यूपीएससी के एक साल पहले आ गई थी, तो यूपीएससी का उस पर फोकस था। तो ये प्रॉब्लम आई थी जीका वायरस की। पिछला वाला जो ओलंपिक कराया जाना था 2016 में, इनफैक्ट जो हुआ भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग रियो ओलंपिक्स, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में यहाँ पे कराया जाना था। और उसी टाइम पे ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में खास करके बहुत ज़्यादा एपिडेमिक फैल गया किसका, जीका वायरस का। इस पर बहुत चीज़ें आई, सिर छोटा होता है वगैरह वगैरह करके बहुत सारी चीज़ें आई। इस पर ये चल रहा था बहुत डिस्कशन कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, और लास्ट में पता चला कि ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है। ऐसे जानने कि ये कैसे फैलता है, तो ऐसे तो जीका वायरस मतलब कि एक वायरस है, लेकिन उसको वायरस को फैलाता कौन है, और वायरस किस फैमिली का है, फ्लेविवायरिडी का। इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाता है दिन में काटने वाला। ऑब्वियसली जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं, फूल पत्ती का रस चूसते हैं, है ना, और जो फीमेल होती है वो आपके मतलब सैंग्विवोरस होती है, ब्लड पे आती है। तो खैर डे टाइम में काटता है एडिस मॉस्क्यूटो। एडिस मॉस्क्यूटो के भी कौन सी स्पेसिस, एडिस एजिप्सी और एडिस एल्बोपिक्टस। ये जो एडिस एजिप्सी और एडिस एल्बोपिक्टस है, ये बस जीका वायरस को ये स्प्रेड नहीं करते, और भी कई वायरसेस को स्प्रेड कर सकते हैं। डेंगू को, चिकनगुनिया को, जीका फीवर, येलो फीवर, ये सारे इनके कॉमन डिजीजेज है जो कि ये लोग स्प्रेड करते हैं, इन वायरसेस को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, आपकी जो बात करें अगर हम लोग मलेरिया की अगर बात करें, तो मलेरिया देखिए वायरस से नहीं होता, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है ना। प्रोटोजोआ एक एनिमल की कैटेगरी में ही आता है, छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है ऑब्वियसली, प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन ये जैसे जीका वायरस है या चिकनगुनिया हो गया, जीका फीवर है, और ये डेंगू का फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सारे जो है ना एडिस स्पेसीज से होते हैं। एडिस में दूसरी जो है एल्बोपिक्टस, जिसका नाम आ रहा है जीका के लिए, उससे भी देखिए कि आप येलो फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, ये सारे स्प्रेड होते हैं, और जीका भी स्प्रेड होता है। और जीका क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ये बाद में पता चला। तो 2016 में चूंकि न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, और ये कंप्लीटली फैक्चुअल है, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। इन ट्रॉपिकल रीजन, ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कहिए, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल एरिया में स्प्रेड हो रहा था। जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्क्यूटो दैट द ट्रांसमिट्स डेंगी। तो आपको ये यूपीएससी ये देख रहा था कम से कम कि जब आप जीका के बारे में पढ़ते हैं तो क्या आप उसको गूगल करते हैं, और क्या गूगल करके आप उसका विकीपीडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। 10 बार बोल चुका, चीज़ें जो न्यूज़ में हैं, कम से कम विकीपीडिया का इंट्रोडक्शन का जो 10 लाइन होता है उसको तो गो थ्रू करिए यार। ऐसे मैंने आपको करंट अफेयर में सारे मॉस्क्यूटो बता दिए थे कि कौन कौन से वायरस स्प्रेड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप तो मेरे करंट अफेयर से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑब्वियस है कि सेम मॉस्क्यूटो है, एडिस वाला मॉस्क्यूटो है, वो चिकनगुनिया पे स्प्रेड करता है, डेंगी भी स्प्रेड करता है। ओके, तो डेंगी और जीका का सेम होता है मॉस्क्यूटो, वायरस जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है कि नहीं, बाद में जो है खुलासा हुआ कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है। तो यही ओलंपिक का चक्कर है, और इस तरह से आपका 31 का बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, 32 करते हैं। द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। एगमार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला ना, कौन सी चीज़ें किसके अंदर आती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तो इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल को रिलेट कर दिया भाई। एगमार्क कौन देता है, एग्रीकल्चर मार्क है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्क है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है ना। एगमार्क इज ए सर्टिफिकेट मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया assuring that they conform to the set of standards approved by the डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये अटैच्ड ऑफिस किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर है, उसके अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है, उसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। वो एगमार्क जो है वहाँ पे मार्क देती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। उसके पीछे गाइडलाइन वगैरह हैं, सब कुछ है, पल्सेस, सीरियल्स वगैरह, कई सारे प्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह को भी देती हैं। एगमार्क में एग जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, और बाकी मार्क जो है सर्टिफिकेशन के मार्क के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ठीक है यहाँ तक। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर।
इसको एक एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया था इस पूरा ब्यूरो को, और ब्यूरो जो है अपना एक मार्क भी देता है BIS मार्क्स। इसी को पहले हम लोग ISI बोलते थे ना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का जो ISI है उसके साथ मैच वगैरह होता था, तो अब ये रीजन नहीं हो सकता, कुछ और रीजन होगा, लेकिन नाम चेंज करके अब BIS कर दिया गया। पहले ये रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से बना था 1860 से, जब ISI था। बाद में इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, BIS कर दिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 में आया था। नेशनल बिल्डिंग कोड जो देता है ना, वो यही देता है, ठीक है। तो एक बार आप गूगल कर लीजिएगा कि BIS हॉलमार्क किस किस चीज़ के लिए दिया जाता है, लेकिन ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए मैंडेटरी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। 1 ओनली होगा यहाँ पे। दूसरा वाला बहुत ईजी था यहाँ पे एलिमिनेट करना। एगमार्क इंडिया की तरफ से दिया जाता है, कम से कम इतना तो पता ही नहीं होना चाहिए ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशन का है। 33 क्या है, आप खुद सोचिए ना, एगमार्क इंडिया के कई सारे प्रोडक्ट पे आपको दिखता है, उसके लिए क्या यूनाइटेड नेशन देगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आके, यही काम रहा है क्या उसका। 33 व्हाट इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेज ऑफ। अच्छा, ऐसे और भी कुछ सर्टिफिकेशन के लिए रहते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह पे जो स्टार रेटिंग, तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो क्या स्टार रेटिंग किस किस चीज़ के लिए मैंडेटरी है ना। तो ये भी आप गूगल कर लीजिएगा कि स्टार रेटिंग किस किस के लिए मैंडेटरी है, ये भी फोकस एरिया है। 33 व्हाट इज और आर द एडवांटेज और एडवांटेजेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम। नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इस्टेब्लिश करेंगे तो क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की ही बात कर रहा है घुमा फिरा के। इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। यस, यही ई नाम को ना ई हटा दिया और आपसे पूछ दिया कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक लगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कॉमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। यस, पूरे कंट्री का मार्केट देखें। APMC के खिलाफ इसी को तो प्रमोट किया जा रहा है ना, ई नाम को, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। कंट्री का कोई भी किसान कहीं भी जो है ट्रेडर से बात कर सके अपना सामान बेचने के लिए, और इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंजोर्शियम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब काम कर रहे हैं। APMC जो है इसमें पार्टिसिपेट कम कर रहा है ना। APMC स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन का स्कीम है। दोनों सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 34 विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं नेशनल आपका कंट्री में नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी है, पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इट रेटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट। तो जो इंडिया चूंकि ट्रिप्स अग्रीमेंट का पार्ट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, तो हमारी कंट्री में पॉलिसी आएगी तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि WTO का है उसी के हिसाब से आएगी, ये भी ठीक है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी। ऑब्वियसली सबको ही जानता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है DIPP इसका नोडल एजेंसी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो है डिपार्टमेंट DIPP, उसका नाम चेंज हो गया। अब क्या हो गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ओके, आता किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। यही जो आपके कंट्री में जो है पेटेंट वगैरह का काम देखता है ना। 2019 से ये नाम चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को अब हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये किया क्यों गया था कि इंटरनल ट्रेड का इशू जो है इसको दे दिया गया था, मैंडेट डाल दिया गया था, इसलिए इंटरनल ट्रेड को ऐड किया गया, ठीक है। ओके, इससे ज़्यादा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इसका है। DPIIT देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, DPIIT इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग टू पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड वगैरह सब कुछ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। और उसमें भी देखिए कि जो आपका ये है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उसमें भी देखिएगा अगर आप, तो एक ऑफिस जो ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो CGPDTM ऑफिस है ना, CGPDTM, यही जो है आपका पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सारी चीज़ों को देखता है। तो ये क्या है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क क्या है, मुंबई में इसका ऑफिस है ना। बाकी इसका ये बोल रहे हैं कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इज लोकेटेड एट मुंबई। द हेड ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस, जो उसमें से खास करके जो पेटेंट ऑफिस है कोलकाता में, उसके ब्रांचेज चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई में है। ओके, ट्रेडमार्क के लिए जो रजिस्ट्री है वो मुंबई में है, ब्रांचेज कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली में, ऐसे करके चीज़ें, इतना डिटेल मत जानिए।
आपको तो जानना चाहिए कि CGPDTM कहाँ पे है। CGPDTM कहाँ है, DPIIT में है, और DPIIT कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे काम जो है कंट्री में यही संभालता है। और अभी जो इसका एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अभी एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है ना। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है, ये अपडेट है। साथ ही साथ प्लांट पेटेंट का जो एक्ट के लिए, प्लांट पेटेंट के लिए जो एपेलेट ट्रिब्यूनल था वो भी ख़त्म कर दिया गया। 34 तो हो गया ये तो सिंपल, आराम से दोनों बोथ एंड 1 एंड 2 सही है। नॉलेज चाहिए यहाँ पे। और देखिए मैंने तो आपको पहले बोला ना, फोकस एरिया आपको बताया था कि WTO की जितने भी इनिशिएटिव हैं ट्रेड से रिलेटेड वो फोकस एरिया हैं। आप देखिए ना, पहला जो क्वेश्चन जो सोलर सेल वाला भी निकला था, जिसमें कि बात हुई थी कि इंडिजिनस वहाँ पे कंपोनेंट होना चाहिए, तो सोलर सेल वाला वो भी तो WTO के कारण ही निकला था, क्योंकि WTO में केस चला गया था इंडिया का। ट्रिप्स आया है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी वाला आया है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? सब कुछ WTO से। और हर साल एक क्वेश्चन तो मैं देख ही रहा हूँ कि WTO का आ रहा है। 35 अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी एनवायरनमेंट के एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, जितने भी हैं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और दूसरी बात है कि एनवायरनमेंट में कभी कभी बहुत वेग क्वेश्चन पूछ देते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन ये पॉल्यूशन के और कंजर्वेशन के जितने भी एक्ट इंडिया में है, दिस इज समथिंग यू कैन स्टडी। और मैंने इस पर तो लेक्चर डाला हुआ है, लेक्चर नंबर 6 जो है PT 365 का बोल के 2020 में, तो अपना खुद का रिटन डॉक्यूमेंट था, उसमें सारे जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन करा दिए हैं। और उसी के बगल में एक लेक्चर 7 या 8 करके है मेरे हिसाब से, उसको देख लीजिएगा, उसमें जितने भी एनवायरनमेंट के लॉज हैं इंडिया के वो सारे करा दिए हैं कॉन्सेप्चुअली। तो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाई लॉ। तो ये देखिए आपको बहुत क्वेश्चन आसान दे दिया। हंट तो आप बस जो वर्मिन एनिमल होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स हैं, और एक शेड्यूल में वर्मिन एनिमल्स है, उसमें तो सीधे सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 जो इंदिरा गांधी लेकर आई, उसमें 6 शेड्यूल है, 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके जो आपके 5 शेड्यूल हैं उनमें एनिमल की बात की गई है, और 6 शेड्यूल में जो है उसमें प्लांट की बात की गई है। 6 शेड्यूल प्लांट में ऐसे प्लांट बताए गए हैं जिनका आप कल्टीवेशन अपनी मर्जी से नहीं करते, रेगुलेशन होता है, मना होता है, बट रिसर्च पर्पसेस के लिए करना तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, रिसर्च पर्पसेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 6 शेड्यूल के अच्छी प्लांट को कल्टीवेशन करने के लिए, ये UPSC का 2020 का डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक, बाकी जो 1 से 5 वाले हैं ना, तो 5 वाला जो शेड्यूल है उसमें वर्मिन एनिमल है, और इंडिया में वर्मिन एनिमल 4 ही हैं, कौवा, चमगादड़, रैट, माइस। ठीक, तो कौन सा कौवा? कॉमन क्रो। ठीक, दूसरा एनिमल क्या है यहाँ पे? फ्रूट बैट, चमगादड़। एक क्या है? रैट, रैट बड़ा होता है, और घर का चूहा, माइस। ये 4 वर्मिन एनिमल है, इनको आपको जितना मारना है मारिए, कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 में जितने भी एनिमल है सारे प्रोटेक्टेड हैं। बात खाली ये है कि शेड्यूल 1 में जो है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, बाकी सब में जो है ग्रेजुएशन होता है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन 1 से 4 में आप किलिंग नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो आपकी सिंपल सी बात है कि जब ये पूछें कि कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर प्रोविजन बाई लॉ, तो जितने भी वर्मिन नहीं है, अगर वो 4 में से एक भी वर्मिन आ जाता है यहाँ पे ना, तो आपको दिक्कत आती है। लेकिन घड़ियाल, वाइल्ड एस, वाइल्ड बफेलो, इसमें रैट, माइस, क्रो और बैट तो नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस है कि सारे के सारे यहाँ पे आप किसी को भी अपनी मर्जी से हंट नहीं कर सकते। बाकी तो टाइगर को भी हंट किया गया, लेकिन एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ नहीं किया गया ना, लॉ लगा के किया गया। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी। लॉ मतलब आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविजन है ऐसे कि कभी ऐसा एनिमल खूंखार हो जाए तो कैसे मारना है, उसके लिए फॉलो करके। उस पर भी बहुत हंगामा हुआ कि फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, कोर्ट वगैरह में केस वेस गया था। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। बहुत ईजी क्वेश्चन, अगेन बोला ना, इस पेपर में लक्ष्मीकांत आशीर्वाद बन के आया था, हर साल आता है, हर साल आता है, फिर भी लोग पढ़ के नहीं जाते सही से। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटी है यार, लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहीं नहीं बताया गया कि उसको कैसे इन्फोर्स करना है, वो तो नॉन जस्टिसेबल है। दे आर कॉरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। सीधे सीधे स्टेटमेंट दी हुई है लक्ष्मीकांत वगैरह में कि देखिए कॉरिलेटिव का मतलब क्या है। कॉरिलेटिव कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी निभाओगे तो आपको फंडामेंटल राइट मिलेंगे, और अगर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाओगे तो फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिलेंगे। ये होता है कॉरिलेशन।
इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ठीक। लेकिन क्या आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाओगे तो आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे कल को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एकदम कोर्ट जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास 32 का यूज़ करके, 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट में, और वहाँ पे जो है अपनी रिट पिटिशन लगवाइए कि हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। तो कोर्ट आपसे पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है ना, नॉट रिलेटेड। तो नाइदर वन एंड टू। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट कॉरिलेटेड है। नहीं, कॉरिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आपको निभाना है निभाइए, नहीं निभाना है नहीं निभाइए, आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा। 37 ये जो है फिर से स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राधाकांत देव तो आराम से लोग सॉल्व कर सकते थे और वहीं से आपका आंसर आ जाता। तो इस पर भी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। मद्रास महाजन सभा वगैरह के बारे में भी आपके स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है। देखिए मैं क्यों डिस्कस नहीं कर रहा, सीधी सी बात है, स्पेक्ट्रम मैंने पूरी ऑलमोस्ट पढ़ा दी है। 2-3 अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरुआत के छोड़े, पूरी स्पेक्ट्रम जो है मैंने लाइव करके पढ़ाई है। प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्गेनाइज करके पूरा। उसके नीचे कमेंट में जो है आपकी ज़िंदगी ने पूरा बता भी दिया है टाइमलाइन वगैरह। तो प्लीज़ आप उसको देखना है तो देख लीजिए, करके जाइए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे स्पेक्ट्रम से जहाँ तक आएंगे। तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। 38 क्या है? Which one of the following objectives is not embedded in the preamble of the Constitution? Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief। कैसे आपको preamble को याद करना है? We the people of India hereby solemnly resolve to give ourselves a constitution, republic, democratic। देखिए, sovereign, socialist, democratic republic, sovereign, socialist, secular, democratic republic। S3DR याद रखिए, sovereign, socialist, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। कैसा हमें क्या है हमारा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और कैसा है? सॉवरेन है। सॉवरेन वर्ड पहले से था और उसमें जो सोशलिस्ट वर्ड आ गया और जो सेकुलर वर्ड आ गया, ये कहाँ से आए? ये दोनों आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए 1976 में। इंदिरा गांधी ने 3 वर्ड डाले प्रियम्बल में, SSI, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड डाला, ठीक। तो S3DR से याद रखिए कि कैसा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देना, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देना। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, JLEF से याद रखिए। जस्टिस कैसा? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी क्या? लिबर्टी कैसा? ये लिबर्टी के लिए यूज करिए TEBFW, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी किस चीज़ में? SO, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी में क्या है? फ्रैटर्निटी को याद करने के लिए यूज़ करिए DIUI। DIUI में क्या है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और UI जो है, UI का मतलब है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इसमें जो इंटीग्रिटी वर्ड देख रहे हैं वो जो है डाला हुआ है SSI 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। तो क्या करेंगे आप? कैसे प्रियम्बल को पढ़ेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, sovereign, socialist, secular, democratic republic, S3DR। उसके बाद क्या है? and to secure to all its citizens what? Justice, liberty, equality, fraternity। Justice में क्या बोलेंगे? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी में क्या बोलेंगे? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। या आपकी बात इक्वालिटी में क्या बोलेंगे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये अलग से याद करके। उसके बाद क्या है? फैटर्निटी। फैटर्निटी में क्या बोलेंगे? DIUI, अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये उसके बाद है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? अडॉप्ट हुआ, ओके, और इनैक्ट हुआ। और फुल्ली फोर्स में कब आएगा? 26 जनवरी को 1950 को। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण स्वराज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू की मर्जी थी। तो हमने यहाँ पे लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है। फेथ वर्शिप में कुछ आता तो ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की तो बात नहीं की। हमने क्या की? इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है, इकोनॉमिक लिबर्टी की यहाँ पे बात नहीं की है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन, प्रियम्बल रट के जाना था। 39 विथ रेफरेंस टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जाननी है, कई चीज़ों के हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। एक तो मैंने गंगा से रिलेटेड आपको बताया है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इंडिया में जो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट देख लीजिएगा, स्पेस प्रोग्राम का डिपार्टमेंट देख लीजिएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके जो है चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, और इनफैक्ट गंगा वाले
जो बॉडी है गंगा NGRBA वगैरह जो भी है वहाँ पे, जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, ये मैंने पढ़ाया भी है और साथ ही साथ ये UPSC में आया भी था। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री। यस, इंडिया में चीज़ों की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है इंडस्ट्री वगैरह की, तो इंडस्ट्री को भी साथ लाया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ आई, दोनों ने मिलकर कदम उठाए क्वालिटी मेंटेन करें इंडिया के प्रोडक्ट्स का। और इसकी चेयरमैन जो है, चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से बोल दिया चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर की बात होगी, नहीं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो अगेन चूंकि प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो फिर आपको याद रखना, जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गए आपको याद रखना है, ठीक है। इंडस्ट्री अपना एक रिकमेंडेशन देती है कि किसको अपॉइंट करना है और प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट कर देते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो रिकमेंडेशन की लिस्ट आएगी प्राइम मिनिस्टर से। इसी तरह से और भी ट्रिकी बनाते हैं, जैसे कि ये पूछेंगे आपसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कैसे डिसाइड होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर फाइनली डिसाइड करती है, लेकिन उसकी जो रिकमेंडेशन आती है कि कितना होना चाहिए वो CACP करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे चीज़ें आए ना UPSC आपको कंफ्यूज करेगा। तो चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। रिकमेंडेशन कहाँ से आती है? इंडस्ट्री से आती है। तो दोनों बातें सही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट आप देख रहे हैं इस पेपर में बहुत हद तक एलिमिनेशन हो रहा है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिटिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया? अगेन इकोनॉमी का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, टू सप्लाई क्रेडिट टू अ स्मॉल बिजनेस यूनिट। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ही है कि छोटे बिजनेसेस को भी जो है लोन मिल सके। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यस। टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेसेस पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। मेन जो फोकस होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का ना, वो होता है एक तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अलावा MSME इंडस्ट्री पे फोकस करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस करता है, समझिए आप मिला जुला के, इसलिए आंसर 1 and 2 होगा। और अच्छा एक और चीज़ नॉलेज देना चाह रहा था कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया आपने पढ़ा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे बना? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरफ तो गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ इंडस्ट्री बॉडी का एसोसिएशन है ना इंडिया में। एक तो एसोसिएशन आप जानते हैं एसोचम, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, मुझे ठीक से याद ही है, आप उसको देखूंगा नहीं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और एसोचम का एक लंबा सा फुल फॉर्म है। और साथ में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री करके कुछ है, फिक्की, एसोचम, CII, ये 3 इंडस्ट्रियल जो है एसोसिएशन एक तरफ है, गवर्नमेंट आई, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया। इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और इसके लिए रिकमेंडेशन जो होती है ये सारी जो है तीनों मिलकर रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को देंगे। अच्छा, इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, वो मैं फोकस करवा रहा था, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री इसकी क्या है? अभी अभी जो आपने डिपार्टमेंट देखा ना, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर DPIIT, यही इसकी जो है नोडल मिनिस्ट्री, नोडल प्लेस, ठीक है। इसके साथ 40 खत्म होते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम लोग 41 से 60 करेंगे। थैंक यू सो मच।